सभी का पुनः बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं अपने इस वीडियो में लेकर के आई हूँ क्रिया। आज हम जानेंगे क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया के कितने भेद होते हैं, या क्रिया सकर्मक अकर्मक क्या है। क्योंकि जब भी हम किसी कंपटीशन में भाग लेते हैं या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा दे रहे होते हैं तो वहाँ पर क्रिया से संबंधित कई प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज उसी का समाधान लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। क्रिया। प्रश्न एक बन जाता है शुरू में ही, क्रिया क्या है? यह क्रिया किस धातु से बनी है? तो जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि क्रिया संस्कृत की क्री धातु से बनी है। क्री लिखा हुआ देख ले, क्योंकि कहीं कहीं पर इसको आपसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि क्रिया शब्द क्री इससे बनी है या इससे बनी है। तो इन दोनों के लिए आपको अंतर करना पड़ेगा कि क्रिया जो ये शब्द है वो क्री धातु से बना है और संस्कृत की क्री धातु से बना है। क्रिया का अर्थ होता है करना या होना। यह एक सिंपल सी परिभाषा आ जाती है कि जो शब्द किसी कार्य को करने या होने का बोध कराए वो क्रिया है। जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का पता चले वो क्रिया है, तो कार्य का करना क्रिया कहलाता है। अब आपने कह दिया खा, पी, लिख, गा, रो, धो, ये है मूल धातु। जब इन मूल धातुओं में प्रत्यय लगा देते हैं तो वो बन जाती है यौगिक क्रिया। अर्थात मूल धातु में प्रत्यय लगा करके ही हम यौगिक क्रियाओं का प्रयोग करते हैं। मान लीजिए मूल धातु है खा और इसमें आपने ना प्रत्यय लगा दिया, तब आपने कर दिया खाना। आपने खा धातु में ता लगा दिया, बन गया खाता। पी धातु में ना लगा दिया तो ये बन गया पीना। रो धातु में ना लगा दिया तो बन गया रोना। इस तरह से ये जो धातुएं हैं ये कहलाती हैं मूल धातु। और ये जो लग गए ता, ती, ते, ना, या, जैसे रो में या लगा दो रोया, खा में या लगा दे खाया, खा में गा लगा दे, एगा लगा दे खाएगा, पी में ता लगा दे तो बन जाएगा पीता। इस तरह से मूल धातु में जब हम प्रत्यय लगा देते हैं तो वो धातुएं बन जाती हैं यौगिक धातु। इस तरह से एक तो प्रश्न कभी कभी पूछ लेते हैं कि मूल धातु और यौगिक धातु में अंतर क्या है। यह चार ऑप्शन दिए, खा, पी, रो, रोना, इन चारों में से छाटिए यौगिक धातु कौन सी है। तो जिसमें मूल धातु में शब्द अगला जोड़ दिया गया हो तो वो हो जाती है आपकी यौगिक धातु। प्रश्न आता है कि क्रिया तो पता चल गई कि चलिए क्रिया किसी कार्य का करना या होना क्रिया कहलाती है। तो क्रिया के भेद कितने हैं? तो क्रिया के दो भेद हैं। कितने भेद हैं? दो भेद। एक है कर्म के आधार पर। क्रिया के दो भेद हैं, एक है कर्म के आधार पर, एक है प्रयोग एवं रचना के आधार पर। अब कर्म क्या है? कर्म वो होता है जो किसी कर्ता के द्वारा किया जाता है, या जिस क्रिया को करने का प्रभाव कर्म पर पड़ता है वो कर्म है। जैसे आपने लिखा सोहन सेब खाता है। कौन खाता है? सोहन। तो सोहन हो गया कर्ता, खाता है हो गई क्रिया। अब किसको खाता है? जब किसको पूछा जाए, क्या पूछा जाए और उसका उत्तर मिल जाए तो वो हो जाता है कर्म। अर्थात क्रिया को क्या कर रहा है, जब क्रिया के साथ में इस तरह का कर्म मिल जाए तो वो क्रिया बन जाती है
सकर्मक। अर्थात कभी कभी प्रश्न पूछ लेते हैं कि कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद। तो कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं। कौन कौन से? एक है सकर्मक क्रिया और एक है अकर्मक क्रिया। कर्म के साथ में जो क्रिया हो, दिया ना, कर्मक अर्थात कर्म के साथ में, सकर्मक कर्म जिसके साथ में हो वो क्रिया। अब एक प्रश्न तो यहीं से बन जाता है, सकर्मक में उपसर्ग क्या है? उपसर्ग जो किसी शब्द से पहले आकर बैठ जाए और उसके अर्थ में परिवर्तन ला दे वो उपसर्ग कहलाते हैं। तो इस मूल शब्द में अगर हम कहें सकर्मक शब्द में उपसर्ग क्या है, तो सा उपसर्ग है, कर्म संज्ञा है और का अक प्रत्यय है। स प्लस कर्म प्लस अक बराबर सकर्मक। अर्थात कर्म के साथ में जो क्रिया होगी वो सकर्मक क्रिया कहलाएगी। जैसे आपने लिखा रोहन पुस्तक पढ़ता है। रोहन पढ़ता है किसको? पुस्तक को। जब क्रिया से पहले कर्म आ जाए वो क्रिया सकर्मक कहलाती है। जैसे सेतु सेब काटता है। इस शब्द वाक्य में सेतु कर्ता हो गया, काटना क्रिया हो गई। क्रिया का प्रभाव सेतु पर पड़ रहा है या सेब पर पड़ रहा है? काटने का प्रभाव सेब पर पड़ेगा, सेब आधा होगा, सेब को काटा जाएगा, सेब पर असर पड़ रहा है, सेतु पर असर नहीं पड़ रहा है। क्रिया को अंजाम दे रहा है सेतु, सेतु हो गया कर्ता। जिस पर फर्क पड़ रहा है, जिस पर असर पड़ रहा है वो हो गया कर्म। और जब क्रिया के साथ में कर्म आ जाए तो हो जाता है सकर्मक। अर्थात जब क्रिया के साथ में कर्म आ जाए तो वो क्रिया सकर्मक कहलाती है। अब कभी कभी प्रश्न आता है कि गाय दूध देती है, रमा गाती है, रमा गाना गाती है, सोहन नाचता है। अब चारों वाक्य बड़े प्यार से, बड़े ध्यान से पढ़िएगा। तो आपसे प्रश्न पूछा कि प्रथम वाक्य में जो क्रिया है क्या वो सकर्मक है? हाँ, बिल्कुल सकर्मक है। देती है क्या? दूध। तो यहाँ पर जो दूध है वो कर्म हो गया। अब दूसरा सेंटेंस है रमा गाती है। अब क्या गाती है वो यहाँ पर आंसर नहीं मिला। आप पूछेंगे गाती है क्रिया है माना, लेकिन वो क्या गाती है? गाना गाती है, कविता गाती है, तो वो यहाँ पर नहीं मिला। तो आप उसे अकर्मक में नहीं डालेंगे। कहने का भाव है कि जिन क्रियाओं के अंदर कर्म होने की संभावना होती है वो क्रिया भी सकर्मक कहलाती है। जैसे आपने यहाँ देखा रमा गाती है, गाती के साथ में गाना या कविता नहीं आया तब भी ये गाती क्रिया सकर्मक रहेगी, क्योंकि इसके अंदर भाव छिपा हुआ है गाने का। किसी ना किसी चीज को गाने का, कविता को, कहानी को, किसी भी चीज को क्या करती है वो गाती है। जब क्रिया के अंदर कर्म ढूंढा जाए और वहां कर्म मिलने की संभावना हो तो वहां सकर्मक क्रिया होगी। जैसे रमा गाना गाती है, यहाँ तो कर्म स्वयं है। सोहन नाचता है, अब अगला वाक्य है सोहन नाचता है। अब यहाँ कर्म ढूंढिएगा। सोहन नाचता है, किसको नाचता है? नाचता है। नाचने का
प्रभाव सोहन पर पड़ रहा है, ढूंढने पर भी यहाँ कर्म नहीं मिलेगा, उस स्थिति में यहाँ पर ये जो क्रिया है वो अकर्मक हो जाएगी। अर्थात जिन क्रियाओं के साथ में कर्म हो या कर्म की संभावना हो वो क्रिया सकर्मक है, और जिन क्रियाओं के साथ में कर्म ना हो और कर्म होने की संभावना भी ना हो वो क्रिया अकर्मक है। जैसा कि हमने लिख दिया कि सोहन नाचता है, तो नाचने का प्रभाव स्वयं सोहन पर पड़ रहा है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि सकर्मक क्रिया जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़े, और अकर्मक क्रिया जिस क्रिया के साथ में कर्म ना हो। लगा हुआ आ उपसर्ग है, अर्थात कर्म रहित क्रिया, जहां पर ढूंढे से भी क्रिया के साथ में कर्म ना मिले वहां अकर्मक क्रिया हो जाती है। जैसे आपने कहा वह हंसती है, हंसती है कौन? वह हो गई कर्ता, हंसती हो गई क्रिया। अब आप कहेंगे वह हंसती है क्रिया है, सकर्मक है या अकर्मक है? अब चूंकि यहाँ पर कर्म नहीं मिल रहा है, ढूंढने पर नहीं मिलता है, क्या हंसती है, किसको हंसती है, नहीं पता। जो वो हंस रही है वह उसके दांत दिखाई दिए, उसको प्रसन्नता हुई, तो जिसके ऊपर स्वयं प्रभाव पड़े वो अकर्मक क्रिया होती है। जैसे कि आप नोट कर सकते हैं, आपसे मैंने पहले भी कहा था जब भी आप क्लास अटेंड करें तो एक कॉपी पेन लेकर के बैठे, ताकि आपको जो भी समस्या आए उसको नोट डाउन कर लें। जब भी आप मेरी वीडियो देखें तो उसके कमेंट्स में आप लिख सकते हैं, या फिर कोई अच्छा सा पॉइंट्स आपको मिल रहा है और आप भूलने की कगार पर हैं कि शायद हम इसे भूल जाएंगे, तो उसे भी नोट कर लें। क्योंकि ज्यादातर आप वीडियो या जहां भी आप देखते हैं ज्यादातर कह दिया जाता है कर्म के साथ में क्रिया है तो सकर्मक है, लेकिन ये कभी नहीं बताया जाता कि जिन क्रियाओं के अंदर कर्म की संभावना हो वहां भी क्रिया सकर्मक होती है, और जहां कर्म का प्रभाव मतलब क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़े, जहां क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़े वो क्रिया अकर्मक होती है, जहां कर्म ढूंढे से ना मिले वहां क्रिया अकर्मक होती है। तो ये तो हो गए आपके कर्म के आधार पर क्रिया के भेद, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। जैसे सिर्फ कुछ धातुएं आपको आ जाती है, पेपर में आपसे पूछते क्या है, आपसे एक प्रश्न में पूछ लिया खा पी लिख चल, दिए गए शब्दों में या इन धातुओं में बताइए अकर्मक क्रिया कौन सी है। अकर्मक क्रिया छाड़नी है तो खा कुछ भी खाता होगा, रोटी खाता होगा, फल खाता होगा तो खा सकर्मक है। पी पीता होगा, शरबत पीता होगा, दूध पीता होगा, पानी पीता होगा। लिख लिखता होगा तो पत्र लिखता होगा, कहानी लिखता होगा, कुछ भी लिखता होगा। और चलता तो चलने का प्रभाव स्वयं कर्ता पर पड़ेगा, वहां पर कर्म ढूंढे से नहीं मिलेगा। तो उस आधार पर ये चारों जो ये तीनों हैं ये तो हो गए सकर्मक क्रियाएं, और ये हो गई आपकी अकर्मक क्रिया। इस तरह से प्रश्न आते हैं। वाक्य दे दिया जाता है सोहन चलता है, सोहन भागता है, सोहन रोता है और सोहन दूध पीता है। इन चारों वाक्यों में से सकर्मक ढूंढ दें तो उसमें हो जाएगा सोहन दूध पीता है। इसी तरह से अभ्यास कीजिएगा। चलिए अब करते हैं प्रयोग के आधार पर एवं रचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं। तो क्रिया के प्रयोग के आधार पर या रचना के आधार पर भेद हैं 8। जैसे कि आपने यहाँ पर देख लिया है, सामान्य क्रिया, सहायक क्रिया, संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक, नाम धातु, पूर्वकालिक, कृदंत और सजातीय। अब ये कैसे कैसे है ये भी हम जल्दी से फटाफट सीख लेते हैं। सामान्य क्रिया होती है जब किसी क्रिया का सामान्य रूप से समय के साथ में पता चले। जैसे उसने खाया, वह पढ़ेगा, वह गई। अर्थात यहाँ क्या है, क्रिया साधारण है,
शेल का प्रयोग करते हैं, आईएनजी का प्रयोग करते हैं। तो सहायक क्रिया बराबर हेल्पिंग वर्ब। जब आप कहते हैं वह खाती होगी या वह खा रही है, रही है आपकी सहायक क्रियाएं हैं। मूल धातु क्या है? खा। मूल धातु है खा और ये सब क्या है? उसकी सहायता कर रही हैं। जैसे वह जा रहा था, तो ये दोनों उसकी हेल्पिंग वर्ब्स हो गई, अर्थात सहायक क्रियाएं हो गई, मूल क्रिया हो गई जा। तीसरा कहते हैं संयुक्त क्रिया क्या है? तीसरे के लिए संयुक्त माने जोड़ करके। जब कुछ क्रियाएं एक से अधिक आ जाए वहां पर संयुक्त क्रिया होती है। जैसे आपने कहा वर्षा होने लगी है, होना भी क्रिया है, लगी भी क्रिया है। जब एक से अधिक क्रियाएं हो वो संयुक्त क्रिया कहलाती है। जैसे एक उदाहरण और कर लें, उसने पुस्तक बांट दी है। मूल क्रिया क्या है? बांटना, साथ में दी भी दे दिया, दिया है। तो इस तरह से जब वाक्य में एक से अधिक क्रियाएं हो तो वो संयुक्त क्रिया कहलाती है। उसने पढ़ लिया है, तो पढ़ना भी क्रिया है, लिया भी क्रिया है। जब एक साथ दो क्रियाओं का प्रयोग हो जाए या दो से अधिक क्रियाओं का प्रयोग हो जाए तो वहां पर संयुक्त क्रिया होती है। आगे चौथा आता है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया कहती है कि जब कोई कार्य स्वयं न करके किसी अन्य से करवाया जाए, किसी दूसरे को प्रेरणा दी जाए, वो प्रेरणार्थक। प्रेरणा स्वयं आपको शब्द देखिएगा, प्रेरणा देना किसी को, किसी अन्य से करवाना, वो प्रेरणार्थक क्रिया है। जैसे माँ राधा से खाना बनवाती है। इसमें क्या है? राधा स्वयं बना रही है, लेकिन कर क्या रही है? माँ आदेश कर रही है। माँ स्वयं नहीं बना रही बल्कि राधा से बनवा रही है। जो क्रिया स्वयं ना करके, कर्ता स्वयं ना करके किसी अन्य से करवाए वहां प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जब कर्ता स्वयं ना करे, किसी अन्य से करवाए, प्रेरणार्थक क्रिया। अब अगली है नाम धातु क्रिया। जब संज्ञा या विशेषण, जब संज्ञा या विशेषण को क्रिया बना दिया जाए, क्या कह रहे हैं? नाम धातु। धातु माने क्रिया। जब किसी संज्ञा या विशेषण को, सर्वनाम को क्रिया बना दिया जाए वो नाम धातु क्रिया होती है। जैसे वह बतियाती है, बात से बना बतियाना। वह बात करती है, सिंपल है, सकर्मक है, बात को करना। लेकिन इस संज्ञा को, ये जो है जातिवाचक संज्ञा, वो भाववाचक संज्ञा हो गई बात। तो जब बात का बन गया बतियाना। एक है लाठी, उसने अपने बेटे को लठिया दिया, लठियाना। स्वयं क्या कर रहा है? लठिया रहा है, लाठी से बना लठियाना। थप्पड़ शब्द है, थप्पड़ भी संज्ञा है, जातिवाचक है। तो थप्पड़ से बना दिया आपने थपड़ाना। हाथ है, संज्ञा है, आपने कह दिया हथियाना। जब संज्ञा से उसको क्रिया बना दिया जाए वो नाम धातु क्रिया हो जाती है। जैसे आपने कहा जमींदार ने मेरी जमीन हथिया ली। हथियाना, बतियाना, लठियाना, ये सब हो गई नाम धातु। पूर्वकालिक देख लें। पूर्वकालिक का मतलब होता है जो क्रिया पहले हुई हो, अर्थात वहां पर दो क्रियाएं आएंगी। जैसे आपने कहा वह पढ़कर घर चली गई।
हुई है वो हो गई पढ़ना। पहली क्रिया हुई है पढ़ना और ये हो गई पूर्वकालिक क्रिया। आपसे प्रश्न कैसे पूछते हैं? चोर पुलिस से डरकर भाग गया। दिए गए वाक्य में मुख्य क्रिया छाटिए। चोर पुलिस से डरकर भाग गया, इसमें मुख्य क्रिया क्या है? भाग गया, मुख्य क्रिया हो गई। अब दिए गए वाक्य से पूर्वकालिक क्रिया छाटिए, अर्थात भागना पहले हुआ है या डरना पहले हुआ है? तो पहले हुआ है डरना, अर्थात चोर पुलिस से डरकर भाग गया, तो यहाँ पर डरकर हो गई पूर्वकालिक क्रिया। अगर इसके अलग भी करें तो काल माने समय, जो क्रिया पहले हुई हो वो पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। तो इस तरह से आपने देखी पूर्वकालिक क्रिया हो गई, नाम धातु क्रिया हो गई, सहायक क्रिया हो गई, संयुक्त क्रिया हो गई और सामान्य क्रिया हो गई। अब क्रिया अगर हम देखें तो अगली क्रिया है कृदंत क्रिया। अब कृदंत के लिए आप कहोगे कि कृदंत तो हमने कभी पढ़ी नहीं, कृदंत क्या होता है? कृदंत का मतलब होता है किसी क्रिया के बाद में प्रत्यय लगा देना। कृदंत अर्थात क्रिया के अंत में प्रत्यय का लग जाना कृदंत कहलाता है, कृदंत कहलाता है। जैसे इंग्लिश हम क्या करते हैं, संस्कृत में करते थे ना, पठ धातु ती प्रत्यय बन गया पठती। उसी तरह से पढ़ शब्द लिया, पढ़ धातु ली, ना प्रत्यय लगा दिया, बन गया पढ़ना। लिख धातु ली, ना लगा दिया, बन गया लिखना। इसको काल के आधार पर भी बांट सकते हैं। जब आप पढ़ के साथ में ता लगाते हैं, पढ़ता है या पढ़ता, तो हो गई वर्तमान काल की। पढ़ते बहुवचन में, पढ़ती स्त्रीलिंग में, पढ़ेगा भविष्यत काल में, पढ़ेगी स्त्रीलिंग में, पढ़ा जब आ लगा दिया तो ये भूतकाल में हो गया। तो कहते हैं जब किसी मूल क्रिया में, मूल धातु में प्रत्यय लगा दिया जाता है तो वो कृदंत प्रत्यय कहलाता है, अर्थात कृदंत क्रिया हो जाती है। क्रिया के अंत में प्रत्यय का लगना कृदंत क्रिया। अब अंतिम क्रिया देखिएगा। अंतिम क्रिया कहती है सजातीय। सजातीय जैसे सजातीय में आपने कहा उसने लड़ाई लड़ी। लड़ना और लड़ाई अपने आप में क्रिया है ना, उसने लड़ाई लड़ी। तो जब किसी क्रिया को एक साथ में लगा दिया जाए तो वो सजातीय क्रिया कहलाती है, अर्थात एक जैसी क्रियाएं, एक जाति की क्रिया। जैसे आगे आपने किया, दूसरा एक सेंटेंस आपने ये वाक्य ले लिया, उसने चढ़ाई चढ़ी। चढ़ना ऊपर को, चढ़ाई भी ऊपर को। तो इस तरह से जो एक जैसी क्रियाएं आ जाएं वो सजातीय क्रिया है। मूल धातु के अंत में प्रत्यय का लगना कृदंत क्रिया है। पहली क्रिया, मुख्य से पहली क्रिया का होना पूर्वकालिक क्रिया है। और नाम धातु क्रिया के लिए जब किसी संज्ञा को क्रिया बना दिया जाए, बतियाना, लठियाना, हथियाना, इस तरह की क्रियाएं नाम धातु क्रियाएं होती हैं। प्रेरणार्थक क्रिया जो स्वयं न करके किसी अन्य को निर्देश दे करके कराई जाए, प्रेरणार्थक है। संयुक्त क्रियाएं जब एक से अधिक क्रियाएं हो। सहायक क्रियाएं वैसे ही जैसे इंग्लिश में आपकी हेल्पिंग वर्ब होती हैं। सामान्य क्रिया सिंपल है, जो साधारण बात को या साधारण क्रिया का होने का बोध कराती है। इस तरह से आपने यहाँ पर सीखा कि क्रिया क्या है, क्रिया के कितने भेद हैं। एक चीज इसमें आपकी रह गई है, जो आप देख रहे हैं ना, मूल धातु खा पी लिख, यौगिक धातु जब प्रत्यय लग गया। अब क्रिया के दो भेद हो गए, सकर्मक अकर्मक। अब जो सकर्मक क्रिया है उसमें एक चीज मेरे से रह गई है, इसमें
कहलाता है एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। अर्थात जिस क्रिया के साथ में सिर्फ एक कर्म हो वो एक कर्मक क्रिया कहलाता है, और जिस क्रिया के साथ में दो कर्म हो वो द्विकर्मक क्रिया कहलाता है। जैसे एक सेंटेंस मैंने लिखा कि अध्यापिका बच्चों को पढ़ाती है। किसको पढ़ाती है? बच्चों को पढ़ाती है। तो यहाँ पर जो ये बच्चे हैं वो हो गए कर्म। तो एक कर्म हो गया, पढ़ाती है किसको? बच्चों को। अब दूसरा है कि अध्यापिका बच्चों को गणित पढ़ाती है। अब अध्यापिका तो करता है ही, पढ़ाती है क्रिया है, लेकिन किसको पढ़ाती है? बच्चों को। तो ये कर्म हो गया। क्या पढ़ाती है? गणित विषय को। जब दो कर्म आ जाएं, ये भी कर्म है, गणित को पढ़ाती है, किसको पढ़ाती है? बच्चों को पढ़ाती है। कर्म एक, कर्म दो। यहाँ क्या है? अध्यापिका बच्चों को पढ़ाती है, एक कर्म। इस तरह से आप देखें, जब किसी क्रिया के साथ में एक कर्म आए तो एक कर्मक क्रिया, दो कर्म आए तो द्विकर्मक क्रिया। आशा है आपको मेरी क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। तो इसको सब्सक्राइब करें, अच्छे से सीखें, लाइक करें, शेयर करें। अन्य जो दूसरी वीडियो आएंगी उसको भी आप अपलोड करें। नमस्कार।